So, hello everyone, welcome you back in our ongoing video lecture series in which we are decoding the syllabus of UPSC exam. तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जीएस पेपर 1 के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम ज्योग्राफी के सिलेबस को बहुत अच्छे से डिकोड करने वाले हैं, क्योंकि ज्योग्राफी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था। इसीलिए ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझना, ज्योग्राफी के सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो वही वी आर डिकोडिंग द सिलेबस ऑफ यूपीएससी एग्जाम। इट इज़ पार्ट 3 ऑफ अवर सिलेबस। जीएस पेपर 1 को हम डिकोड कर रहे हैं और इसके अंदर हम ज्योग्राफी को डिकोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस को, क्योंकि एक बार यदि हमने ज्योग्राफी के सिलेबस को समझ लिया तो हमारे लिए चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती हैं। यदि ज्योग्राफी के सिलेबस को आप देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनर की डिमांड क्या है, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है अब, और हम उसे कैसे बेहतर वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी के सिलेबस को जानना ज़रूरी है। तो यूपीएससी ने क्या क्या मेंशन करके रखा है। सबसे पहला आएगा सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, अभी हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये वाला टॉपिक हमें कहाँ से कवर करना है, कैसे कवर करना है, लेकिन उससे भी पहले हम इस चीज़ को पहले सिलेबस देखते हैं। देन सेकेंड सिलेबस है distribution of key natural resources across the world including the South Asia and Indian subcontinent, factors responsible for the location of primary, secondary and tertiary sector industries in various parts of the world including India, important geophysical phenomena such as earthquake, tsunami, volcanism, volcanic activities, cyclones, etc., geographical features and their location, changes in the critical geographical features including the water bodies and ice caps and in flora and fauna and the effect of such changes। ठीक है, तो ये सारा ज्योग्राफी का सिलेबस है जो कि यूपीएससी ने मेंशन करके रखा है। ठीक है, अब समझते हैं ज्योग्राफी के वेटेज को। ज्योग्राफी का वेटेज जैसा मैंने बताया कि नियरली 100 मार्क्स केवल ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन आते हैं। नियरली हम देखेंगे 10 मार्कर क्वेश्चन 3 से 4 हर साल देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स 40 मार्क्स यहाँ से एंड 15 मार्कर क्वेश्चन भी कम से कम 4 या 5 देखने को मिल जाते हैं, तो मतलब 60 मार्क्स यहाँ से। तो नियरली 100 मार्क्स का हर साल ज्योग्राफी में से क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए ज्योग्राफी को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। और एक बार यदि आपकी ज्योग्राफी पे कमांड होगी तो आप अलग अलग जगह पे मैप्स यूज़ कर सकते हैं, आप डायग्राम्स बना सकते हैं, ताकि आपका जो आंसर है वो बहुत अच्छा दिखने लगेगा। और साथ ही साथ प्रीलिम्स में भी 10 क्वेश्चंस 20 मार्कर क्वेश्चन डायरेक्टली ज्योग्राफी से आते हैं। दैट मीन्स ज्योग्राफी पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। देन आता है, अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन कि हमें कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरह से हम अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहले होता है सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये टॉपिक फर्स्ट है जो मेंशन करके रखा है। तो इसको पढ़ने के लिए मैं सजेस्ट करूँगी सबसे पहले आप एनसीईआरटीज़ पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप जीसी लियोंग देखें। वहाँ पे जो जीसी लियोंग की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक आती है वो काफ़ी बहुत अच्छे से चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करती है। और यदि एक बार आपकी कमांड होगी ज्योग्राफी की फिजिकल ज्योग्राफी में, तो शायद आपको जो पेपर 3 है और इवन आपको ऐसे में भी बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो अब देखो, अब इसके अंदर हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सेलिएंट फीचर्स की बात करना है ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। सबसे पहले हमें समझना है कि फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या आता है। फिजिकल ज्योग्राफी है ना, तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर बेसिकली 5 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला होता है जियोमॉर्फोलॉजी। देन आता है क्लाइमेटोलॉजी। फिर हम देखते हैं ओशनोग्राफी। फिर हमें देखना है बायोजियोग्राफी। देन हम देखेंगे इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें होती हैं फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। अब इनके सेलिएंट फीचर्स, जैसे कि
जियोमॉर्फोलॉजी को भी यदि आप देखेंगे तो वो बहुत बड़ा टॉपिक है, और उसके अंदर जो फीचर्स हैं जैसे इरोजनल फीचर्स क्या क्या हैं, जो डिपोजिशनल फीचर्स हैं, जैसे वी सी दैट रिवर के इरोजन से फॉर्मेशन होता है कैनिन्स का, जॉर्जेस का, है ना, वी शेप वैली का। तो ये सब यहाँ पे देखना है कि कौन से एजेंट की वजह से किन चीज़ों का फॉर्मेशन हो रहा है, कौन से लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन हो रहा है, ये सब यहाँ पे डिस्कस करना है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आ जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा किससे फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम जियोमॉर्फोलॉजी को कवर करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ने के लिए जो फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है वो काफ़ी अच्छी है, आप केवल उसी पर रिलाई करके चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। फिर आता है क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हर साल एक दो क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाएगा। क्लाइमेटोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज, है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, है ना, ये सब इसमें आ जाता है। जैसे टेम्परेचर, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, ये सब हम यहाँ पे डील करते हैं, है ना। एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं वगैरह वो क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है, और क्लाइमेटोलॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं, तब आप पीवाईक्यूज देखेंगे। फिर आते हैं ओशनोग्राफी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ओशनोग्राफी से हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है, ऑन ओशन करेंट्स, ऑन ओशनिक करंट्स पे क्वेश्चन आ जाएगा, या तो आ जाएगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चंस आ सकते हैं एयर मास, सॉरी ओशनिक वाटर मासेस, है ना, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर आता है ओशनिक सैलिनिटी, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। इवन और भी बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। यदि आप ओशनोग्राफी को डिटेल में स्टडी करेंगे तो आप आराम से जो 10-20 मार्क्स है उन्हें गेन कर सकते हैं। कहा जाता है कि क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी बहुत लिमिटेड टॉपिक है, बहुत ज़्यादा छोटे से टॉपिक हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा प्रिपेयर करने के लिए। तो आप इसे एक बार आप प्रिपेयर कर लेंगे तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो प्लीज़ आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लें। फिर आता है बायो जियोग्राफी और इन्वायरमेंटल जोग्राफी, जिसके अंदर हम जो चेंजेस हैं उसकी बात करेंगे, और इन दोनों को क्लियरली आगे वाले टॉपिक के अंदर मेंशन करके रखा है, तो हम उसे देखते हैं, ठीक है। इतना सबको क्लियर है, फाइन। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द साउथ एशिया एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के क्या क्या कौन कौन से रीजन इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर आता है। क्या पाकिस्तान इंडियन सबकॉन्टिनेंट में है, क्या बांग्लादेश इंडियन सबकॉन्टिनेंट में है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि शायद यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट कितना बड़ा रीजन है। तो तब तक आपको पता नहीं होगा, तब तक आप इसे तब तक आप इसे आंसर नहीं कर पाएंगे। और एक क्वेश्चन ये भी आया था कि वाई इंडियन मतलब इंडिया को इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ऐसा क्या है जो उसे कॉमन बनाता है। तो वो क्लाइमेट वाले एंगल को आप लिंक कर सकते हैं, आप रिसोर्सेज वाले एंगल को लिंक कर सकते हैं कि रिसोर्सेज सिमिलर है इसलिए हम उसे सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसमें देखनी है। तब देखो आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज आपको कैसे डिकोड करना है कि नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आते हैं। वी टॉक अबाउट द मिनरल रिसोर्स, है ना, तो क्या क्या देखते हैं हम, मिनरल रिसोर्सेज, फिर हम देखते हैं एनर्जी रिसोर्सेज, फिर हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट रिसोर्सेज कौन सा आता है, यस वी टॉक अबाउट एनर्जी रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज, देन वी टॉक अबाउट नेचुरल रिसोर्स में और क्या क्या एक्सेट्रा, ठीक है। और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो इस तरह से हमें रिसोर्सेज को देखना है, और रिसोर्सेज के बाद हमें देखना है कि वर्ल्ड में, जैसे उन्होंने पूछ लिया था कि जैसे 2022 में क्वेश्चन आया था रबर डिस्ट्रीब्यूशन का,
क्वेश्चन कि कहाँ पे क्या क्या रिसोर्सेज मिलते हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज की आप इसमें बात कर सकते हैं। तो ये सब आपको कैसे करना है, आपको मैपिंग के थ्रू करना है। और ये आप कहाँ से करेंगे, डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी जो ह्यूमन ज्योग्राफी की दे रखी है उसके अंदर चीज़ों को बहुत अच्छे वे में डिस्कस किया गया है, तो आप इसे वहाँ से कर सकते हैं। एंड इंडियन एनसीईआरटी ऑफ क्लास 12 जिसके अंदर इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, तो इन दोनों रिसोर्सेज से आपकी ये चीज़ बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते हैं और उसी में से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आते हैं, तो आपको एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। फाइन। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन इंडस्ट्रीज एंड इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हमें देखना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। तो हम इसे कैसे डिकोड करेंगे, हम देखेंगे अलग अलग फैक्टर्स, जैसे कि सबसे पहला आएगा हमारा कौन सा फैक्टर्स, कैपिटल, लेबर, लैंड, है ना। देन आता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ठीक है। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। इवन टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, डिफरेंट स्टेक होल्डर, जैसे यदि हम एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स फार्मर्स हैं। तो फार्मर्स की वजह से ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं जिससे एग्रीकल्चर की ग्रोथ में या तो दिक्कत आती है या तो पॉजिटिव वे में ग्रोथ होती है। तो हम ऐसे अलग अलग सेक्टर्स वाइज देख सकते हैं, स्टेक होल्डर वाइज देख सकते हैं। फिर और क्या फैक्टर्स हैं, कोई सोच सकता है, टेक्नोलॉजी हो गया, इवन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको हर फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। वर्ल्ड आ गया है, दैट मीन्स यू हैव टू सी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फाइन। देन आता है जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, है ना। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि लोकेशन इन वर्ल्ड। जैसे देखो मैं और बेटर वे में समझाऊं तो क्वेश्चन यदि आता है, मान लो क्वेश्चन आया जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लो कि आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंट्रोड्यूस बेसिक्स अबाउट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में आपको बेसिक्स लिखना है कि हाउ इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हम एक मैप बना सकते हैं, मैप बना देंगे हम ऐसे करके, ये हमने मैप बना दिया और मैप में अंदर हम आयरन एंड स्टील लोकेशन इंडस्ट्रीज़ को, जैसे ये वाला रीजन हो गया, ये ब्राज़ील वाला रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया जहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रहती है, यहाँ पे रहती हैं, है ना। ये थोड़ा थोड़ा लोकेशन यदि हम पहले से इन्हें प्रिपेयर करके रखेंगे तो हमारे लिए चीज़ें काफ़ी इजी हो जाएगी, ठीक है, हम बेहतर वे में चीज़ों को कर पाएंगे। तो इस तरह से हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ को हम दिखा देंगे। फिर हम लिखेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। अब हमें लिखना कैसे, जैसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल में सबसे पहले आपने लिखा कि नियर टू द कोस्ट, है ना, कोस्टल एरिया, है ना। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल डाल दें कि कौन सा वाला ऐसा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसा है जो कि कोस्ट के इधर लोकेटेड है, तो इससे आपका आंसर जो होगा वो काफ़ी बेहतर वे में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करना है। तो मैंने बता दिया कि आपको कहाँ से पढ़ना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है, दोनों जो क्लास 12 की है। देन आता है इम्पॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, साइक्लोन एक्सेट्रा, ठीक है। तो जियोफिजिकल फिनोमिना और यहाँ पे एक्सेट्रा लिखा हुआ है, मतलब आपको यहाँ पे
अलग अलग चीज़ मतलब एक्स्ट्रा है, तो आपको कुछ और भी मान लो यहाँ पे अर्थक्वेक दे रखा है, सुनामी दे रखा है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ दे रखा है, लेकिन और भी ऐसे कितने सारे जियोफिजिकल फिनोमिनाज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तब आपको इनको पढ़ना कैसे है, आप कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक पे क्वेश्चन आता है, तो आपको जैसा मैंने पहले भी बोला था कि आपको 360 डिग्री एंगल से चीज़ों को स्टडी करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप आइडेंटिफाई करेंगे कॉजेज़, कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ अर्थक्वेक्स, है ना। अर्थक्वेक किस किस रीज़न की वजह से आता है, तो आप देखेंगे कि देयर आर सो मैनी कॉजेज़, नेचुरल कॉज एंड एंथ्रोपोजेनेटिक कॉज। ठीक है, तो इस तरह से आप दो कॉजेज़ आइडेंटिफाई करेंगे। फिर यहाँ पे भी नंबर ऑफ कॉजेज़ आपको समझ में आएंगे, आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी होगा आपको ये चीज़ एनसीईआरटी से मिल जाएगी। तो आप कैसे नोट्स बनाएंगे? आप इस तरह से नोट्स बनाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट आएगा कॉज हो गया। फिर हम देखेंगे कि लोकेशंस कहाँ कहाँ पे अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा आता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पैसिफिक रिंग है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? आप मैप बना लें एक, जैसे ये सरकम पैसिफिक बेल्ट वाला रीजन है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, है ना। इस तरह से आप लोकेशन में प्रेजेंट कर सकते हैं चीज़ों को। फिर साथ में आता है लोकेशन हो गया, अर्थक्वेक, कॉजेज़, लोकेशन। देन आप देखेंगे कि व्हाट आर द मेजर्स टेकन सो फार, है ना, कहाँ पे क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं बाय गवर्नमेंट, और क्या किया जा सकता है ना बाय इंडिविजुअल्स। देन आप आइडेंटिफाई करेंगे कॉजेज़ हो गया, अर्थक्वेक, लोकेशन। मतलब ज्योग्राफी में ना ज़्यादातर इंपॉर्टेंट इस चीज़ को दिया जाता है, कॉजेज़ को, तो आप कॉजेज़ पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। वैसे ही साइक्लोन्स के लिए भी आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं, क्या कारण है साइक्लोन्स आने के, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है, हम क्या कर सकते हैं ताकि जो रिस्क है वो कम हो सके, है ना, जो हमारी कैपेबिलिटीज़ है वो इंक्रीज़ हो सके। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप देखेंगे। फिर आता है जोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशंस चेंज इन द क्रिटिकल जोग्राफिकल फीचर्स। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे कि हम देखते हैं कि सी लेवल राइज हो रहा है, फिर हम देखते हैं कि कोरल रीफ्स का ब्लीचिंग हो रहा है, ब्लीचिंग वाला फिनोमिना। फिर हम देखते हैं कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है। उसके बाद और क्या हो रहा है? हम देखेंगे कि जो बहुत सारे एनिमल्स हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स एक्सटेंड हो रहे हैं, है ना, एक्सटेंड हो रहे हैं, है ना। ये सारे इफेक्ट जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारी ज्योग्राफी में, वो इस चीज़ में इस टॉपिक के अंदर आएगा। और इन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि हर साल यहाँ से एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे वाटर बॉडीज़ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, आइस कैप्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, फ्लोरा एंड फौना में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, और उसके इफेक्ट। मान लो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, आपको इफेक्ट्स देखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट आर द इफेक्ट्स। जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्या क्या हो रहा है, जैसे वी टॉक अबाउट सी लेवल राइज हो रहा है, फिर हम देखेंगे कि ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है ना, जो टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है ना। और क्या हो रहा है? फ्लोरा एंड फौना में शिफ्ट देखने को मिल रहा है, जो टेम्परेट बेल्ट है ना, टेम्परेट बेल्ट और नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारी वेजिटेशंस के अंदर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे एनिमल एक्सटेंड हो रहे हैं। तो ये सारे इफेक्ट्स आपको अच्छे से इस टॉपिक के अंदर देखने हैं। तो इतना समझ में आया। और इसे आप कहाँ से पढ़ेंगे? आप इसके लिए आप न्यूज़पेपर्स को रेफ़र कर सकते हैं, साथ ही साथ आप कोई सी मंथली कंपाइलेशन,
आप किसी मंथली कंपाइलेशन को देख सकते हैं, क्योंकि मंथली कंपाइलेशन के अंदर इन चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाता है विथ रिपोर्ट्स, डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर। तो यदि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं किसी रिपोर्ट से, कि मान लीजिए सी लेवल पे कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप एक रिपोर्ट मेंशन कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 1 mm करके सी लेवल राइज हो रहा है पर ईयर करके। तो ऐसा कुछ कुछ फैक्ट्स आते हैं जिन्हें आप पहले से निकाल के रखें, ताकि वो आपके आंसर को और भी बेहतर बनाएंगे। फाइन, इतना समझ में आ गया सबको? तो इस तरह से हमने ज्योग्राफी का सारा देख लिया। अब आता है आंसर राइटिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट अब आता है आंसर राइटिंग, कि ज्योग्राफी के आंसर्स को लिखना कैसे है। ये मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि ज्योग्राफी के आंसर की स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है। सबसे पहली चीज़ कि यदि ज्योग्राफी का कोई भी आंसर आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो एटलीस्ट आपको 2 या 3 मैप बनाने ज़रूरी हैं, क्योंकि मैप से ही ज्योग्राफी प्रेजेंटेबल लगती है। ठीक है, तो हम आंसर स्ट्रक्चरिंग की बात कर लेते हैं। देखो आंसर, मान लीजिए ये 2 पेजेस हैं, 1 2, ठीक है। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। यहाँ पे 3-4 पेजेस, 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखा, देन यू शुड मेक अ मैप। कंपल्सरली आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन में मैप बनाना ही है। ठीक है, यहाँ पे आपने मैप ड्रॉ कर लिया, फिर यहाँ पे जो भी पूछा वो हेडिंग में लिख दिया, फिर आप 1 2 3 4 करके चीज़ें लिखेंगे, फिर वापस से यहाँ पे एक मैप बनना चाहिए, दूसरी हेडिंग, और आपको आंसर लिखना है। मतलब एटलीस्ट 2 मैप 10 मार्कर वाले क्वेश्चन के अंदर आपको बनाने ही हैं ज्योग्राफी के अंदर, तभी यू कैन स्कोर नियरली 4 to 5 मार्क्स इन फाइनल एग्जाम। ठीक है, समझ में आ गया? फाइन। तो इसी तरह से हमने ज्योग्राफी के सिलेबस को डिस्कस कर लिया, हमें कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, हमें कैसे पढ़ना है, और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह से हम देख लेंगे। तो बस यही था ज्योग्राफी का, और एक कोट से इस लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपके सफ़र शुरू कर लिया है, यदि आपने सफ़र शुरू कर लिया है तो बीच रास्ते में लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो सकता है ना। तो आपने यदि स्टार्ट कर दिया है यूपीएससी की प्रिपरेशन करना, यदि आप आधे रास्ते पहुंच चुके हैं, हो सकता है कि आप नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स में फेल हो चुके हैं, हो सकता है कि आपके तीसरे चौथे अटेम्प्ट में भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपको अभी हार नहीं मानना है, आपको अपने आप पे बिलीव करना है, आपको अपने आप पे भरोसा रखना है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि क्या पता मंजिल आपके बहुत पास हो और आप बस पहुंचने ही वाले हैं, आप बस अपने जो ड्रीम्स है उसे अचीव ही करने वाले हैं। तो आपको इसलिए हार नहीं मानना है, आपको लगातार प्रयास करते रहना है ताकि आप आपके ड्रीम्स को अचीव कर पाएँ। ठीक है, विद दिस नोट थैंक यू सो मच। तो यदि आपको हमारा लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, आपको हमारी डिकोडिंग वाली स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है, तो हमारे आगे के भी वीडियोस आएंगे, आप देखें, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।